आई एम सोनम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के पेपर में पास होने का बिल्कुल जबरदस्त और आसान ट्रिक हम आप सभी को बताने वाले हैं, वो भी बिना कुछ पढ़े बिना याद किए आप सभी लोग। ठीक है, यानी अगर आप सभी की सोशल साइंस की तैयारी जो है बिल्कुल 0% है, आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आप सभी लोग बस जो यहाँ पे हम ट्रिक बता रहे हैं उसी ट्रिक का यूज अपने कॉपी में कर देना। 100% गारंटी कि आप सभी लोग पास हो जाओगे इस ट्रिक से। ठीक है, और अगर आप लोग जो ये ट्रिक हम यहाँ पे बता रहे हैं, अगर आप लोग अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में ये पूरी ट्रिक लगाओगे, ठीक है, जो ट्रिक यहाँ पे हम आपको बताएंगे, तो जो आपकी कॉपी जिस टीचर के पास जाएगी, जिस एग्जामिनर के पास जाएगी ना, वो भी आपकी कॉपी को देखकर इतना खुश हो जाएंगे कि वो भी पूरे के पूरे नंबर आपको दे करके जाएंगे। ठीक है, और ये मेरी 100% गारंटी है कि अगर आप लोग इस पूरे ट्रिक को अपने सामाजिक विज्ञान बोर्ड परीक्षा में पूरा लगा देते हो ट्रिक, ठीक है, तो आप सभी लोग 100% पास हो जाओगे। और जो आपके माइंड में ये फेल होने की टेंशन डर सता रही है ना, जो ये फेल होने की टेंशन है ना, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए एक ऐसा ट्रिक यहाँ पे क्रिएट किए हुए, ऐसी ट्रिक यानी 100% यहाँ पे दिमाग लगा करके और पूरे टीचर एग्जामिनर के दिमाग को पूरा सर्च करके, ठीक है, ऐसा तरीका हम आपको बताने वाले सामाजिक विज्ञान में, ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं जिससे आप लोग 100% पास हो जाओगे बिना कुछ पढ़े बिना याद किए, केवल ट्रिक से। जितने भी कमजोर बच्चे हैं ना, वो 100% पास होंगे, क्योंकि हम आपके लिए ला दिए हैं न्यू बेस्ट जबरदस्त ट्रिक बताने वाले हैं। और हम आपको बता दें, जो यहाँ पे तरीका हम आपको बताने वाले, जो ट्रिक बताने वाले हैं ना, ये पूरे यूट्यूब पर आप सभी को कोई नहीं बताएगा। इससे पहले आप लोगों ने जितना भी ट्रिक देखा है ना, सब बिल्कुल फालतू ट्रिक है, 1 नंबर की घटिया ट्रिक है, उससे कुछ भी नहीं उखड़ने वाला है। ठीक है, यानी सभी लोग तो बना रहे सामाजिक विज्ञान में पास होने की ट्रिक, लेकिन क्या है कि बस पेपर दिखा देंगे और कहेंगे कि इसमें से ऐसे लगा दो, ऐसे लगा दो। तो देखिए, हम आपको बता दें बच्चों कि हर एक सब्जेक्ट की जो ट्रिक होती है ना, वो अलग अलग होती है। ये नहीं कि एक ही ट्रिक आपको हर सब्जेक्ट में लगाना है, ऐसा आप लोग नहीं कर सकते। अगर करोगे तो कभी भी पास नहीं होगे। तो हम आपको बता दें, यहाँ पे जो सामाजिक विज्ञान की ट्रिक होती है ना, वो बिल्कुल अलग है, जो आज तक आपको नहीं पता और न ही कोई यूट्यूब पर ये बताया है। सिर्फ इसको एक टीचर ही जानते हैं, और हम खुद बोर्ड परीक्षा की कॉपी चेक करते हैं। और आप ही लोग नहीं ये ट्रिक को लगा रहे हो, जितने भी कमजोर बच्चे हैं हर साल इस ट्रिक को लगाते हैं। हम ये कोई नई वीडियो नहीं बना रहे, हर साल ये वीडियो बनाते हैं, और इससे लाखों बच्चे जो है ये इस ट्रिक को देख करके एग्जाम में पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे अंक लाते हैं। तो पूरा यहाँ पे हम आपके यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, हमारे पास सामाजिक विज्ञान का पेपर है। इस पेपर में कुछ भी आपको नहीं आ रहा, आप लोग एग्जाम देने चल गए, आपके सामने पेपर है, तो आपको ट्रिक से कैसे करना है सभी क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव से लेकर मानचित्र जो क्वेश्चन होते हैं उसको, ठीक है, पूरा यहाँ पे पेपर की ट्रिक बताने वाले हैं। और जितने भी बच्चे इस पेपर को देख रहे हैं ना, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो बहुत ही लकी हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको यानी ऐसा तरीका बताने वाले हैं जिससे आप 100% पास हो जाओगे। तो आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन आएंगे पेपर में, इसकी ट्रिक हम आपको सबसे लास्ट में बताएंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसे तरीका यहाँ पे हम आपको बताने वाले ऑब्जेक्टिव का भी, कि जिसमें से 20 में से बिना पढ़े 15 क्वेश्चन को बिल्कुल सही टिक लगा करके आओगे, सही क्वेश्चन करके आएंगे। इसको हम आपको लास्ट में बताएंगे। सबसे पहले जो यहाँ पे क्वेश्चन वर्णनात्मक फर्स्ट और सेकेंड है, ठीक है, और मानचित्र वाले क्वेश्चन है, उसको सबसे पहले बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन जो स्टार्ट होता है आपके पेपर में, वो खंड व वर्णनात्मक फर्स्ट से स्टार्ट होता है, और आपको निम्न प्रश्नों के उत्तर, यानी प्रत्येक के उत्तर लगभग 80 शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है, यानी 1 से 1.5 पेज में आंसर को लिखनी होती है। अगर 1 पेज में भी आप लोग लिख देते हो तो आपको 4 नंबर मिल जाते हैं, और ये 4-4 नंबर के क्वेश्चन है। ये वर्णनात्मक फर्स्ट 4 नंबर के, सेकेंड जो है वो 6 नंबर के रहेंगे। अब देखिए, आप सभी को कैसे लिखनी है अगर कुछ नहीं आता है। पहला देखिए क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, इसका मुख्य कारण क्या था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आएगा भी। अब आपको इसका आंसर नहीं आ रहा है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आपको क्या ट्रिक लगाना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि आपको ट्रिक लगाने से पहले आपको लिखने की जो तौर तरीका होती है, वो आप
आपको सामाजिक विज्ञान में कैसे लिखना है ये चीजें सबसे पहले समझना होगा, क्योंकि टीचर आप लोगों ने क्या लिखा है इसको फोकस नहीं करते, सबसे पहले वो यही देखते कि आप लोगों ने लिखा कैसे है। ये चीजें सबसे ज्यादा मैटर करती एग्जाम में। अब आपको देखिए लिखना कैसे प्रारंभ करना है। अब आपको देखिए पहले के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन से ही आंसर बनाने की कोशिश यहाँ पे हम आपको करने का तरीका बताएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिए कि फ्रांस की क्रांति और उसके बाद कब हुई थी और कारण, और इसके बाद अब स्टार्ट कैसे करनी है। देखिए लिखना कैसे प्रारंभ करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे खंडवा लिखा है ना, तो खंडवा काले पेन से ऐसे लिखना है। ये जो कॉपी है इसके ऊपर ही सिरे पर ऐसे खंडवा लिखना है। उसके बाद वर्णनात्मक जो भी यानी फर्स्ट है तो आपको ऐसे यहाँ पे वर्णनात्मक फर्स्ट लिख देनी है, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखी गई है वर्णनात्मक फर्स्ट, वैसे आप सभी को इस तरीके से वर्णनात्मक फर्स्ट लिख देनी है। और इसके बाद इसमें देखिए आपको क्वेश्चन नंबर तो आपको यहाँ पे लिखना है। क्वेश्चन नंबर पहला तो यहाँ पे लिख दो प्रश्नोत्तर संख्या 1 नंबर। अब इसके बाद देखिए अब आपकी मेन ट्रिक यहाँ से स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले हमने आपको बताया क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन से ही आप सभी के सभी आंसर बनने की यहाँ पे हम ट्राई करेंगे और ट्रिक बताएंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन फ्रांस की क्रांति है, कब हुई थी, तो आपको इसमें से पहला हेडिंग मिल गया, क्या मिल गया, फ्रांस की क्रांति। अब काले पेन उठाओ और यहाँ पे फ्रांस की क्रांति हेडिंग डाल दीजिए, जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आप सभी को फ्रांस की क्रांति इसमें पहला हेडिंग है। अभी हम इसमें 2 क्वेश्चन है, जो कि 2 नंबर का ये है, 2 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है, 4 नंबर के। पहले हम आपको एक क्वेश्चन इसमें जो है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी ये चीजें पहले हम आपको इसकी ट्रिक बताएंगे, इसके बाद ये जो क्वेश्चन है इसकी ट्रिक बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले कि ये सब जो क्रांति वारांति होती थी ना, चाहे कोई भी क्रांति आ जाए, आप सभी को ये समझना है कि ये सब क्रांति वगैरह हमारे शासनकाल में नहीं हो रही है, हम लोगों के शासनकाल में नहीं हो रही थी, ये पहले के समय होती थी, यानी कि राजा के शासनकाल में हुआ करता था, ठीक है। तो अब आप सभी को देखिए लिखना कैसे है। अब आपको ये चीजें पता नहीं है कि कब हुई थी, ये सन वगैरह तो पता नहीं है, तो ये चीजें तो जरूर आप लोग लिख सकते हो कि फ्रांस की क्रांति, पहले इसी से लिखना है हेडिंग डालकर, फ्रांस की क्रांति कई साल पहले, यानी आज तो हुआ नहीं है, बहुत साल पहले हुआ है, हम लोग के यानी कि दादा परदादा का किस जमाने के हुआ है। तो आपको यहाँ पे लिखना है फ्रांस की क्रांति कई साल पहले, और उस समय क्या किसका शासन था, राजा रहते थे, ठीक है। उस समय ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री थोड़ी ना रहते थे, उस समय राजा रहते थे, राजा का शासन था, राजशाही चलता था। तो आपको लिखना है कि फ्रांस की क्रांति कई साल पहले राजा के शासनकाल में हुआ था, इस तरीके से लिखनी है, ठीक है। सन वगैरह नहीं याद है, बस यही 2 लाइन लिख दो। अब टीचर यहाँ पे जो अगर फोकस करेंगे ना, तो टीचर सिर्फ ये हेडिंग को देखेंगे, अगर ये हेडिंग सही है और यहाँ पे ये लाइन पढ़ेंगे कि फ्रांस की क्रांति कई साल पहले राजा के शासनकाल में हुआ था, तो टीचर ना यहाँ पे आप सभी को नंबर पूरे दे देंगे, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे हेडिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोगों ने लिखा हुआ है। इसके बाद ये चीजें राजा के शासनकाल में हुआ था, तो बस आपको नंबर मिल जाएंगे। अब देखिए आपको इसमें अगला क्वेश्चन जो है इसका अब आपको लिखना है, इसका मुख्य कारण क्या था, ठीक है, मुख्य कारण इसका क्या था। तो आपको पहले हेडिंग लिखना है, यानी इसमें फ्रांस की पहले ही दे दिया, तो आपको किसकी कारण लिखना है, तो फ्रांस की। तो फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण, यहां से तो हेडिंग सभी बच्चे निकाल लेंगे, कमजोर से कमजोर बच्चे, अनपढ़ भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहां से हेडिंग आप लोग निकाल लो, फ्रांस की क्रांति के कारण, ऐसे काले पेन से हेडिंग डाल दी। ये पहला क्वेश्चन पूरा ना 1 से 2 लाइन की गैप देनी, अगली हेडिंग फ्रांस की क्रांति के कारण। अब देखिए यहाँ पे कारण लिख दिए। अब इसके बाद नीले पेन से लिख दो कि फ्रांस की क्रांति के यहाँ पे यानी प्रमुख कारण निम्नलिखित है। चाहे देखिए कोई भी कारण आ जाए, आपको इसी तरीके से सबसे पहले नीले पेन से लिखनी है। अब इसके बाद देखिए आपको क्या लिखना है, हम आपको बता दें कि ये जो सामाजिक विज्ञान है ना, यह एकमात्र ऐसा यानी कि सब्जेक्ट है जिसमें आप लोग ही नहीं, टॉपर बच्चे भी क्वेश्चन के आंसर को बना बना कर लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन का आंसर किसी को थोड़ी ना याद रहता है, वो भी बना बना कर लिखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें बना बना कर क्वेश्चन के आंसर को लिखना होता है, ठीक है। यानी अगर हेडिंग वगैरह थोड़ा बहुत आपको पता चल गया, तो उसी हेडिंग के बारे में ही आप लोग पढ़ लिए, उसके बारे में आपको बना बना कर लिखना होता है। अब
अब ये जो ये सब्जेक्ट का नाम ही है सामाजिक विज्ञान, तो इसमें जो भी चीज़ें होती है यानी ये समाज के बारे में ही होती है, सामाजिक जो है समाज से रिलेटेड ही होती है, तो उसी के बारे में आपको बना बना कर लिखना है। अब आपको लिखना कैसे है, देखिए फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण यानी यहाँ पे निम्नलिखित इस तरीके से आप लोगों ने लिखा। और देखिए चाहे कोई भी कारण सामाजिक विज्ञान में आ जाए, यूरोप का राष्ट्रवाद का कारण क्या था, इटली के एकीकरण का कारण क्या था, ठीक है, जर्मनी के एकीकरण का कारण क्या था, कैसे हुआ जर्मनी का एकीकरण, फ्रांस की क्रांति का कारण क्या था, तो चाहे कोई भी कारण आ जाए आपको मात्र 3 कारण को लिखनी है, ठीक है। पहला कारण रहेगा सामाजिक कारण, और सामाजिक कारण बहुत ही सरल है। यहाँ पे हमने ऐसे लिखा हुआ है तो आपको लग रहा है कि ये तो पूरा लिखी हुई आंसर है, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल बनाकर लिखी गई है जो आप सभी लोग भी इसको लिख सकते हो, कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए पहली कारण हमने आपको बताया कि सामाजिक कारण होगी, और इसके बाद आर्थिक कारण, और इसके बाद तीसरा कारण राजनीतिक कारण रहेगा। ये 3 कारण चाहे कोई भी आ जाए, क्रांति आ जाए, एकीकरण का कारण आ जाए, ठीक है, यूरोप का राष्ट्रवाद का कारण आ जाए, ये तीनों कारण आप सभी को याद करना है। सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और राजनीतिक कारण, ये तीनों कारण लिखना है। कोई भी आ जाए यही तीनों कारण लिखा भी जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया कि यहाँ पे सामाजिक कारण है। अब आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा है सामाजिक कारण में यानी समाज में जो कुछ ऐसी घटनाएं हैं, ठीक है, जो जनता के विरुद्ध हो रही है, जिसके कारण ये यानी क्रांति का कारण बन जा रहा है, ठीक है। अब आपको ये चीजें पता चल गया। अब लिखनी कैसे है, देखो फ्रांस की क्रांति, आपको पहले यहाँ पे, और ये पॉइंट ही हमारा है, कीवर्ड है फ्रांस, ठीक है, और क्रांति तो आपको यहाँ पे लिखना है। फ्रांस की क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण सामाजिक असमानता थी, या तो सामाजिक कारण था, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए सामाजिक कारण यानी सामाजिक कारण में क्या होगा कि लोगों के अंदर जो है असमानता की भाव उत्पन्न होगी, यानी समाज में जितने भी लोग रह रहे हैं, जैसे जनता रह रहा है, राजा रह रहे हैं, ठीक है, तो उनके बीच कुछ न कुछ भेदभाव होगा, असमानता की कारण होगी, कुछ न कुछ ऐसी बात होंगे, कुछ न कुछ ऐसे विचार होंगे जो क्रांति के कारण बन रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको लिखनी है। सामाजिक यानी असमानता के कारण फ्रांस की जनता के अंदर विद्रोह का भावना उत्पन्न हो गया और फ्रांस की क्रांति का कारण बन गया। अब देखिए जैसे क्या है, समाज में कई प्रकार के लोग रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ अपने में ही मगन रहते, किसी से मतलब नहीं रखते। तो लोग क्या कहते हैं, यानी उससे लोग असमानता के भाव जो है व्यक्त करने लगते हैं, ठीक है, यानी लोग उससे बातचीत नहीं करते हैं, और उसके बाद उसके अंदर असमानता के भेदभाव लोग करने लगते हैं। तो उसी तरह ये भी है, इसमें क्या है कि यानी कि जो फ्रांस का जनता था ना, उसके अंदर यानी कि ये जो असमानता के कारण उनके अंदर विद्रोह का भावना उत्पन्न हो गया। और अगर जैसे घर में ही है, माता पिता हैं और उनके कई बच्चे हैं, अब बच्चों में क्या हुआ, जैसे एक यानी कि भाई बहन हो गए, तो उसमें से अगर जो लड़का है उसको जो पेरेंट्स हैं उसको अच्छे तरीके से मान रहे हैं और लड़कियों को नहीं मान रहे हैं, तो अब क्या होगा, वो दोनों भाई बहनों में असमानता की भाव उत्पन्न हो जाएगी। अब होगी तो क्या होगी, लड़ाई झगड़ा झूठा शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यही कारण यहाँ पे भी है। यहाँ पे क्या है कि इसमें जो है यानी कि फ्रांस में जो देश है उसके में यहाँ पे विद्रोह की भावना उत्पन्न हो गई, ठीक है। लोग एक दूसरे को यानी जब जो राजा था वो असमानता की भाव व्यक्त करने लगा, लोगों से भेदभाव करने लगा, तो वो क्रांति का कारण बन गया। तो वही चीजें आपको लिखनी बहुत ही इजी है। हमने जो चीजें आपको बताया ना, चाहे कोई भी आपके कारण आ जाए, चाहे कोई भी यहाँ पे सामाजिक विज्ञान में रिलेटेड क्वेश्चन, यही चीजें लिखनी है, ठीक है। आप लोग इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार कर लो। बस जो हेडिंग रहेगी सामाजिक, इसी के बारे में जो पॉइंट है उसके लिखने के बाद ये जो चीजें इसको लिखो, उसके बाद थोड़ा बहुत यहाँ पे जो चीजें हमने बताया उसको लिख दो। इसके बाद देखिए अगला आपका आर्थिक कारण आ गया। आर्थिक का मतलब क्या होता है, गरीबी होता है, ठीक है। यानी जैसे क्या हो गया कि घर में ही क्या होता है कि कभी कभी गरीबी आ जाती है, ठीक है। तो लोग कहते हैं हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है, यानी हमारी जो गरीबी, घर में बहुत ज्यादा गरीबी आ गई, पैसों की किल्लत हो गई है, ठीक है। अब वही चीजें आपको भी लिखना है। यहाँ पे घर में गरीबी आ रही है और वहां पे आर्थिक कारण यानी देश में पूरी गरीबी आ रही है, ठीक है। यही चीजें लिखनी है। देखिए फ्रांस की क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण वहां के राजा और लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। अब आर्थिक स्थिति का मतलब वही जो उस देश में रह रहा है उसी की तो आर्थिक स्थिति खराब होगी, बाहरी देश वालों को थोड़ी ना होगी। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि आर्थिक स्थिति खराब हो गई। और उसके बाद क्या हुआ,
आर्थिक स्थिति खराब कैसे होगी? जैसे क्या होगा कि अगर यानी कि जो है घर है, घर में कई परिवार रह रहे हैं। अब क्या है कि यानी कि अगर जो है यहाँ पे यानी ज़रूरत की चीज़ें तो डेली आ रहे हैं घर में, ठीक है, जो भी सामान है ज़रूरत की चीज़ें आ रही, लेकिन क्या है कि ऊपर से क्या है कि लोग यानी लड़कियां हैं तो उनको फैशन करने के लिए मेकअप वगैरह चाहिए। तो ये सब जो है कोई ज़रूरी चीज़ें नहीं है, ये सब फिजूल खर्ची है, ठीक है। बाकी अब आप लोग डेली खाना वगैरह सभी चीज़ें खा रहे हो, बाकी बाहरी गोलगप्पे चाट ये सब, ठीक है, यानी कि ये सब नूडल्स वगैरह, ये पिज्ज़ा बर्गर, ये सब क्या है, फालतू चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फिजूल खर्ची हो गई। तो वहाँ का जो राजा था ना फ्रांस का, वो काफ़ी ज़्यादा फिजूल खर्ची करता था। वो अपने परिवार को यानी फिजूल खर्ची कैसे करेगा, वो अपने परिवार पे करता था, यानी परिवार को अच्छी, उसकी परिवार जो पत्नी थी वो अच्छी अच्छी चीज़ों को खाती थी, अच्छी चीज़ यानी अच्छे अच्छे कपड़े पहनती थी, बहुत महंगे महंगे जो है मांस खाती थी। तो इस तरीके से सभी चीज़ें खाती थी और बहुत ज़्यादा पैसों की इस तरीके से खर्च होने लगा। तो आर्थिक स्थिति आ गई वहाँ के राजा के। तो ये चीज़ें आपको लिखना है, फिजूल खर्ची थी और कर व्यवस्था थी, और जो है गरीबों पर वहाँ के राजा जो था वो कर लगाता था, यानी टैक्स लगाता था। लिखने के बाद देखिए जो चीज़ें हमने बोला है ना उसको इस तरीके से लिख देना है। जो चीज़ें हम बताए हैं बस उसी चीज़ को आपको यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ऐसे इतना पूरा लिख दिए। उसके बाद लास्ट कारण हमने आपको बताया राजनीतिक कारण है, अब बस ऐसे ही लिख दो। फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण राजनीतिक कारण था, और यह कारण भी फ्रांस के राजा के निरंकुश राजशाही और अकुशल व कमजोर राजा के कारण थी, ठीक है। यानी वो कमजोर था जिसके कारण लोग उसके यानी कि फायदा उठाते थे, ठीक है। जो अमीर लोग थे, जमींदार लोग थे, उसके फायदा उठाते थे, और उसको शासन चलाने नहीं आता था, वो अकुशल था। और उसके बाद निरंकुश राजशाही था, ठीक है। और वो यानी कि वो एक तरह से अशिक्षित था, अकुशल था, उसको शासन चलाने नहीं आती थी, जिसके कारण फ्रांस की क्रांति की घटना घटित हुई। तो ये सभी चीज़ें लिख देनी है। ये आपका टोटल 1.5 पेज में चला गया, और हमने आपको बताया कि 1 से 1.5 पेज में लिखनी है। अगर इतना लिख दिए तो 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे तो पूरे आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। अगर बहुत ऐसे टीचर होंगे जो आपके नंबर काटना चाहते हैं, उनके मन में है कि हम नंबर जरूर काटेंगे, तो 1 नंबर काटकर आपको 3 नंबर जरूर देंगे, लेकिन आपको 0 नंबर कभी भी नहीं देंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो अगर सादा पेज छोड़ोगे तो 0 नंबर मिलेगा। अगर ये ट्रिक से आप लोग लिख रहे हो, बिल्कुल सही और सटीक तरीके से हमने ट्रिक बताया, तो आपको पूरे 3 नंबर मिल जाएगा। अगर बना करके भी लिख रहे हो ना अपने शब्दों में, फिर भी ये सामाजिक विज्ञान ऐसा विषय है जिसमें आपको बना कर ही लिखना होता है, और बना के लिखने पर भी टीचर आपको नंबर देते हैं, ये नियम है, ठीक है। तो ये चीजें होती है, ऐसे ही आपको लिखना है। और इसके बाद देखिए आप सभी को यहाँ पे ये अथवा वाला क्वेश्चन है, दोनों में से किसी एक को करना है आप सभी को। अब यहाँ पे देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले किन्हीं 3 नेताओं के नाम लिखिए। इस तरह से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग देश के जितने भी नेताओं को जानते हो जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिए थे, जो पहले के थे, जैसे ये सब हो गए ना सुभाष चंद्र बोस वगैरह, यानी जितने भी आप लोग पहले के नेताओं को जानते थे, चंद्रशेखर आजाद वगैरह, बाल गंगाधर तिलक वगैरह, उन्हीं का बस नाम लिख देना है, ठीक है। आप लोग देश में रह रहे हो, भारत में, और इतना भी नहीं जानते हो तो आपके लिए बहुत ही, ठीक है, यानी कि आप लोग बहुत ही ये बेकार चीजें है, तो आपको जानना चाहिए। तो आप लोग बस 3-4 नेताओं के जो पहले थे उन्हीं का नाम लिख देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे है कि या महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए किन्हीं 3 आंदोलनों के नाम लिखना है। अथवा करके क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने यानी बहुत इन्होंने आंदोलन चलाया था, तो बस लिख दो कि इन्होंने कई आंदोलन चलाए थे, जिसमें से कोई ये आंदोलन था, कोई वो आंदोलन था, बस आपको नाम लिख देना है। बाकी इन्होंने 3 आंदोलन चलाया था, यानी कई आंदोलन चलाए थे, जिसमें से मुख्य रूप से असहयोग आंदोलन था, भारत छोड़ो था, सविनय अवज्ञा आंदोलन था। ये पेपर में आते हैं, इसको एक बार अच्छे से देख लोगे, बस यही चीजें आपको लिख देनी, ठीक है। उसके बाद देखिए यानी आंदोलन का मतलब महात्मा गांधी जी के बारे में आप लोग जितना भी चीजें जानते हो ना, वही चीजें बस लिख दो, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है, यानी इस तरह से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप सभी को भी इसके बारे में थोड़ा बना करके लिख देना है। खनिज का मतलब यानी किस तरीके से खनिज जो भी चीजें है ना उसके संरक्षण, यानी कोई भी वस्तु का हम संरक्षण क्यों करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बचा रहे, वो सुरक्षित रहे, यही चीजें तो है, इसी को लिख देना बनाकर। अथवा में देखिए गेहूं की खेती के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं बताइए।
और ये पेपर में क्वेश्चन जरूर आता है सामाजिक विज्ञान में, चाहे गेहूं की खेती आ जाएगा चाहे धान की खेती के लिए आ जाएगा। अब आप सभी को यानी आप सभी लोग तो एक कृषि प्रधान देश भारत में ही रहते हो। अब भारत में सबसे ज्यादा कृषि पे ही लोग निर्भर रहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए आप लोग गेहूं वगैरह का यूज तो डेली अपने दैनिक जीवन में कर रहे हो। अब आप लोग इसको अपने आसपास भी देखे होंगे कि इसकी खेती होते हुए, ठीक है। तो जो भी चीजें खेतों में होती है ना, वही चीजें आपको लिख देनी है। जैसे गेहूं की कब बुआई होती है, कब कटाई होती है, उसमें पानी ज्यादा यानी उसमें पानी की मात्रा ज्यादा चाहता है या कम चाहता है। तो गेहूं जाहिर सी बात है सभी लोग जानते हैं ज्यादा पानी से उसके पौधे सड़ जाते हैं, उसको कम पानी चाहिए। जैसे धान हो गया उसको ज्यादा पानी चाहिए, लेकिन गेहूं के लिए कम चाहिए। कब होता है, ठीक है, यानी कब बोई जाती है, तो इस समय बोई जाती है, काटी गर्मियों में जाती है। यही सब चीजें तो लिखनी है आपको। इसके लिए बस 5-6 मिट्टियों के नाम जान जाओ, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। और इसके यही सब आपको लिख देना है कि गेहूं की खेती के लिए जलोढ़ मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है, काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। जो भी मिट्टी याद है उसी के बारे में लिख दो, उस मिट्टी की थोड़ी सी विशेषता लिख दीजिए, ठीक है। इसके लिए मौसम कैसा चाहिए, बस यही सब चीजें आप सभी को लिखनी है। और इसके बाद कुछ भी नहीं लिखना, बिल्कुल बना बना कर लिखना है। और आई होप कि आप लोग गेहूं की खेती अगर आ जाए या धान की खेती, तो 1 से 1.5 पेज तो आसानी से बना ही सकते हो। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन चौथा, अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र से आप क्या समझते हो, उदाहरण से आप सभी को लिखना है। बस अर्थव्यवस्था आपको पता चल गया, अब बस आप लोग लिखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, उसके बारे में। अगला देखिए अथवा में राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में क्या अंतर, ये चीजें लिख दो। आय का मतलब पैसा होता है, यानी राष्ट्र का पैसा, और प्रति व्यक्ति आय के जो है उसके पैसे में क्या अंतर, ये चीजें लिख देना है। और ये सब चीजें आप सभी को लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए वर्णनात्मक सेकंड में आता है, जिसमें है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है मृदा अपरदन, जो पेपर में 100% पूछा जाता है, ये जरूर आएगा। मृदा अपरदन, या इसको भूक्षरण कह देगा, या मिट्टी का अपरदन, कई तरह से आता है। मृदा अपरदन क्या है, यानी इसका अभिप्राय आप सभी को लिखना है, और इसकी समस्या के समाधान हेतु कोई 4 आप सभी को उपाय सुझाना है, जो कि 6 नंबर का है। अब देखिए आपको मृदा का मतलब क्या है, मिट्टी, धरती माँ, ठीक है, जिसपे आप लोग रह रहे हो, चल रहे हो, घूम रहे हो, टहल रहे हो, ठीक है, तो वही हो गया। अब मृदा के बारे में तो कौन नहीं जानता। मृदा अपरदन का मतलब बस समझ जाओ, बस अपरदन का मतलब होता है मिट्टियों के कटाव, यानी क्षरण, ठीक है। अब आपको इसका आंसर पता चल गया। अब आपको पहले लिखना कैसे, सबसे पहले ये चीजें सीखो। तो देखिए आपकी ये कॉपी रहेगी, इस कॉपी में आपको वर्णनात्मक यानी जो भी रहेगा उसको लिखना है। जैसे यहाँ पे वर्णनात्मक सेकंड है ना, तो इसको आपको वर्णनात्मक सेकंड काले पेन से लिखना है। और यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या जो भी है, यानी यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा है, नंबर यहाँ पे 5वां है, तो आपको लिख देना है यहाँ पे 5वां नंबर काले पेन से। ऐसे लिखने के बाद अब देखिए हमने आपको बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हेडिंग होता है, जिसपे टीचर फोकस करते हैं। अब यहाँ से भी आपका ये जो है हेडिंग निकल गया, मृदा अपरदन, यही पूरा हेडिंग हो गया। इसके बारे में यहाँ पे आप लोग पहले हेडिंग डालो, मृदा अपरदन, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए इसी से लिखना स्टार्ट करना, ये कीवर्ड है, इसी से लिखना है यहाँ पे कि मृदा अपरदन उसे कहते हैं, यानी जो चीजें रहेगा उसको नाम आपको लेते हुए यहाँ पे कहना है। मृदा अपरदन उसे कहते हैं जब मिट्टी या मृदा का कटाव होता है, उसे ही मृदा अपरदन कहते हैं। बताइए कितना सरल है, ठीक है। इतना लिखने के बाद 1 से 2 लाइन की गैप देना है। उसके बाद देखिए इसमें कारण नहीं पूछा, लेकिन हम यहाँ पे आपको कारण ही बता देते हैं। जैसे कारण भी आ जाएगा, या तो अगर आपको याद है ना तो समाधान पूछेगा, तो आपको कारण भी लिखना है, क्योंकि कारण कोई ना कोई होगा तभी उसका समाधान आप लोग कर पाओगे। तो ये चीजें देखिए लिखनी है। अब मृदा अपरदन का कारण हेडिंग डाल दो, उसी क्वेश्चन से ही सब चीजें मिल रहा है। कोई भी अपने दिमाग से कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ट्रिक लगाओ अपने दिमाग से। देखिए मृदा अपरदन के अब कोई भी कारण रहेगा लिखना है, ऐसे पहले डायरेक्टली कारण नहीं लिखनी है। मृदा अपरदन के निम्नलिखित कारण होता है, ऐसे लिखना है। अब देखिए मृदा अपरदन यानी किन किन कारणों से ये जो मृदा है इसका कटाव होता है। आप लोग अपने दैनिक जीवन में इसको डेली देखे भी हो, बस आपको यहाँ पे हम बताएंगे, आप लोग समझ जाओगे वो चीजें। देखिए बाढ़ का पानी क्या होता है, बारिश के मौसम में, बरसात के मौसम में बाढ़ की पानी आप लोग देखते होंगे अपने साथ जो है ये कई खेतों से होकर आती है, कभी कभी तो एक गाँव को अपने साथ बहा ले जाती है, ठीक है। जितने भी पेड़ पौधे वो भी गिर जाते हैं, और काफी ज्यादा मिट्टियों का कटाव हो जाता है, ठीक है, घर वगैरह भी गिर जाता है। तो ये बाढ़ का पानी से जो मृदा है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान में, जैसे ये बाढ़ का पानी आ रहा है, कई खेतों से हो रहा है, तो कई खेतों की उर्वरक शक्ति यानी ऊपरी परत के जो मिट्टी उसको अपने साथ लेती हुई नदियों में कई बार ये चली जाती है, जिससे वहां
वहाँ के जो खेत है उसकी उर्वरक शक्ति नष्ट हो जाती है। तो अब बाढ़ का पानी जो है इसके कारण मृदा अपरदन होता है। गर्मियों में जो तेजी से लू चलता है ना, आप लोग कहते हैं कि लू चल रहा है बहुत तेज और निकलना घर से बंद हो जाता है, तो गर्मियों में जो तेजी से लू चलता है उसके कारण क्या होता है, आप लोग देखे होंगे, महसूस किए होंगे आप लोगों ने कि ऐसे कोई मिट्टी का कण है, ठीक है, यानी ऐसे कोई मिट्टी का टीला है, और आप लोग देखोगे कि वो गर्मियों में क्या होगा कि वो टीला जो है इस तरीके से उसकी कण धुड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पे तेज हवा से चली जाएंगी और ये टीला एक दिन ऐसे समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अब वो क्या हो रहा है, वो भी मृदा अपरदन हो रहा है, मिट्टियों का कटाव हो रहा है। इसके बाद पेड़ पौधे के काटने से, पेड़ पौधे जो होते हैं उसको भी अत्यधिक काटने से मृदा का अपरदन हो रहा है। ये चीजें सभी चीजें लिख देनी, यानी हमने ये हेडिंग डाला है, जो ना जो चीजें बोला है उसको आपको नीले पेन से हेडिंग हमने लिख दिया, उसके बारे में ऐसे आपको लिख देना है बना बना कर जो चीजें हम बताए हैं, बस इतना लिख दो, कॉपी ये पेज आपका भर जाएगा। और टीचर सब सिर्फ इस सामाजिक विज्ञान के पेपर में हेडिंग और आपके पेज भरे हुए चीज को देखते हैं, और वो एक एक वर्ड को नहीं पढ़ते कि क्या लिखे हो, यहाँ पे क्या लिखे हो, ऐसे क्या लिखे हो, क्योंकि वो जितनी कॉपी चेक करेंगे उनको उतने पैसे मिलती हैं। तो ये आपका पहला पेज हो गया। आगे क्वेश्चन है कि इस समस्या के समाधान हेतु कोई 4 उपाय समझाइए मृदा अपरदन के समाधान हेतु। अब आपको क्या करना है, अगले पेज में यहाँ पे मृदा अपरदन के समाधान हेतु यानी समाधान के कारण लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद इसके बारे में नीला पेन से आगे लिखना है कि मृदा अपरदन के समाधान हेतु कई कारण है, ऐसे लिख देना है यहाँ पे नीले पेन से। उसके बाद यहाँ पे पहला हेडिंग डाल दो, अधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगाना, ठीक है। मृदा अपरदन को सबसे ज्यादा पेड़ पौधे को लगाकर ही कम किया जा सकता है, क्योंकि देखिए जो पेड़ पौधे होते हैं ना उनमें जड़ें पाए जाते हैं, और ऐसे पेड़ हो गया कोई इस तरीके से, उसमें ऐसे जड़ें पाए जाते हैं, और ये जो जड़ें होते हैं ना ये मिट्टियों को ऐसे जकड़े होते हैं, पकड़े होते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे उनको नहीं जाने देते हैं, ठीक है। तो ये पेड़ पौधे लगा करके हम लोग मृदा अपरदन को कम कर सकते हैं, ऐसे लिख दो पूरा, जो चीजें बोल रहे हैं इसी को लिखनी है। उसके बाद खेतों में मेड़ बनवाना, आप लोग देखे होंगे जब भी आप लोग खेतों में जाते होंगे तो देखे होंगे किसान जो होते हैं वो ऐसे खेतों में मेड़ बनवाए होते हैं, ठीक है। और मेड़ पर कोई किसान तो कई प्रकार के दाल भी लगा देते हैं, जैसे अरहर वगैरह का, तो वो मेड़ इसलिए बनवाते हैं ना कि हमारे खेतों की मिट्टी दूसरे के खेतों में न जाए, ठीक है। तो वो भी होता है, यानी कि उससे भी मृदा अपरदन रोका जा सकता है। उसके बाद सीढ़ीदार खेती, ठीक है, ये सीढ़ीदार खेती जो है चाय की खेती वगैरह में की जाती है। इससे क्या होता है, सीढ़ीदार खेती रहता है ना, तो एक इस जैसे ऐसे यहाँ पे सीढ़ी हो गया इस तरीके से, तो ऐसे यहाँ से मिट्टी आई तो इस वाले सीढ़ी पर हो जाएगी, इस वाले सीढ़ी पर हो जाएगी, इस वाले, ठीक है, और ये नीचे नहीं जा पाएगी, ऐसे ऐसे फैलती जाएगी, तो सीढ़ीदार खेती होनी चाहिए। उसके बाद चराई पर नियंत्रण, यानी जो पशु होते हैं ना, वो पशु जैसे बरसात के मौसम हो गया तो पशु जो होते हैं घास वगैरह चरते हैं, तो वो घास चरते समय उनके जो खूर होते, पैर होते हैं ना, उसमें मिट्टियाँ चिपक कर एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली जाती है, जिससे ये मृदा का अपरदन हो जाता है, मिट्टियों का कटाव हो जाता है, तो उस पर नियंत्रण करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें होनी चाहिए आपको, जैसे हमने हेडिंग डाला, हेडिंग डाल दिए हम, बस इसके बारे में थोड़ा सा आपको बना बना कर जो चीजें बताए वही लिखनी है। अगर ऐसे लिखते हो तो 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो टीचर आप सभी को पूरे 5 नंबर तो जरूर दे देंगे, ठीक है। तो यही तरीका अपनाना है। से पहला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद अथवा दिया, दोनों में से किसी को कहना है कि भारत में किस तरह की जातिगत असमानताएं आज भी व्याप्त है। अब जातिगत से आपको और असमानताएं से ये चीजें समझ में आ गई होंगी। जैसे क्या है कि समाज में ना कोई कोई लोग ऐसे भी होते हैं जो जातिवाद करते हैं, ठीक है। लोग कहते हैं कि वो इस कास्ट का है, वो इस कास्ट की है, और क्या है कि यानी वो निम्न जात का है, वो उच्च जाति के, इस तरीके से लोग आज भी जो है कहीं ना कहीं जातिगत असमानताएं कर रहे हैं। तो ये चीजें बनाकर लिख देनी है, जितने भी समाज में जात है कैसे कैसे हो रही, सभी चीजें लिख देनी है। उसके बाद देखिए महामंदी के कारण की व्याख्या आपको करना, 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग कर सकते हो। महामंदी के कारण इसमें इस समय ना देश में बहुत ज्यादा गरीबी आ गया था, जिससे कि किसानों और मजदूरों को घटा हुआ था, यही चीजें बनाकर लिख देना है। अथवा में देखिए राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है। उसके बाद यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय होने में कौन सी परिस्थितियां सहायक है, तो इस तरीके से लिख लेना। भारत में मिट्टी के प्रकारों पर निबंध लिखना है। अब भाई भारत में जो है अनेक प्रकार की मिट्टियां पाई जाती, जो भी आप लोग जानते हो, जैसे ये काली मिट्टी, पीली मिट्टी, ये सब तो सबको पता होगा, ठीक है। तो यही काली मिट्टी, पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, इन्हीं के बारे में तो लिखना है, बस इन्हीं के बारे में आप लोग लिख दो। ये यहाँ पे पाई जाती है, ऐसा होता
होता है, चिकना होता है, ठीक है। इसमें जो है यानी कि अपने से लिख दो कि इसमें धान की खेती अच्छी होती है, गेहूं की खेती अच्छी होती है, मक्का की खेती अच्छी होती है, ये सब चीज़ें बना बना कर लिख दो। आप लोग इसको निबंध की तरह लिख देना, ठीक है, यानी 2 पेज में आपका इसको लिखना है आंसर। उसके बाद अथवा में देखिए धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशा, ये चीज़ें हमने आपको बताया कि धान और गेहूं दोनों में से कोई एक न एक जरूर आएगा, और दोनों भी पूछ देता है। उसके बाद वैश्वीकरण प्रभाव है, इसको भी आप सभी को लिखना है। अथवा में उपभोक्ता आंदोलन के कारण, ये भी लिख सकते हो आप लोग, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब यहाँ से देखिए मानचित्र संबंधित प्रश्न आता है। यहाँ पे जो हम तरीका आपको बताया ना, इसमें सभी क्वेश्चन को आपको बना कर सिर्फ क्वेश्चन से हेडिंग निकाल कर सभी क्वेश्चन के आंसर को लिख लेनी है। मानचित्र देखिए अगर आपको नहीं आता भरने तो क्या ट्रिक लगाना है, तो देखिए ये आपको मानचित्र पेपर में मिलेगा, ठीक है। अब इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको कैसे क्या ट्रिक लगानी है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आपके पेपर में आता है इस तरीके से, मानचित्र संबंधित क्वेश्चन 10 नंबर का, इसमें आपको चिन्ह के साथ भरना होता है। जैसे यहाँ पे कि वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है, चौरी चौरा, यहाँ पे यानी कई यहाँ पे क्वेश्चन है ये, और कुछ क्वेश्चन इसमें कॉमन होते हैं जो यहाँ पे क्वेश्चन, ये यहाँ पे 5 क्वेश्चन ये बिल्कुल कॉमन होते हैं जो हर साल आता है। अगर इसके आंसर को सही और सटीक तैयार कर लें तो ये पेपर में पक्का हर साल आएगा, और इसको सही कर लोगे आप लोग, याद कर लेते हो तब। अगर नहीं कुछ याद होता है तो ये मानचित्र जो है इसको अब आपको कैसे भरना है, देखिए आपका ये पूरा भारत का मानचित्र है। ऊपर आप सभी को यहाँ पे 4 फूल पंखुड़ियाँ नजर आ रही हैं, जैसे गुड़हल के फूल की पंखुड़ियाँ होती है ना, तो 1 2 3 4। अब क्या है आपके क्वेश्चन में हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ठीक है। अब आपको ये पंखुड़ी याद रखनी है, ये चारों पंखुड़ी है, इसके ये वाली पंखुड़ी जो है इसी में अमृतसर रहेगा यहाँ पे, तो ऐसे अमृतसर यहाँ पे बस टिक लगा दो, ये हर साल पेपर में आता है, ठीक है। ये चीजें पता चल गया। उसके बाद हमने आप सभी को बताया यहाँ पे कि वो स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था, यानी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए या कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए अहमदाबाद गुजरात से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए या यहाँ पे नमक कानून तोड़ने से आ जाए, तो आपको ये चीजें याद रखनी। ये डायनासोर का मुंह लग रहा है कि नहीं आपको, ये मानचित्र में, इसी मानचित्र के ये जो डायनासोर का मुंह है इसी में यहाँ पे अहमदाबाद है, यहाँ गुजरात है, और जो नमक कानून तोड़ा था इन्होंने डांडी में तोड़ा था, जो कि यानी ये डायनासोर के मुंह में ऐसे डंडा डाला गया, यानी यहाँ पे ऐसे, इसका मतलब क्या हो गया, डंडा ऐसे लगाया गया है, ठीक है। अब आपको समझ गया जाना है कि इनके गले में जो है इस तरीके से लकड़ी डाली गई है, तो आपको यहाँ पे ट्रिक लगाना है कि डांडी इसी जगह, बस ऐसे लिख दो। यानी इसमें कई चीजें हैं जो पेपर में हमेशा आता है, अहमदाबाद गुजरात और डांडी, तो इसको तैयार कर लेनी है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जैसे यहाँ पे है ना, वो जनपद जहाँ चौरी चौरा की घटना घटित हुई थी, या कोई भी जैसे बिहार और ये आपका उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कोई भी चीज़ें आ गई, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका मानचित्र जो है यहाँ पे पूरा एरिया जो है ये उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। तो चाहे प्रयागराज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, चाहे गोरखपुर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, चाहे कहीं से भी, चाहे उत्तर प्रदेश में जितने भी राज्य हैं, चाहे किसी से भी कोई क्वेश्चन आ जाए, तो आपको ये जो एरिया है इसी में कहीं पर भी दर्शा देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए जैसे यहाँ पे है कि चौरी चौरा की घटना कहाँ हुई थी, तो ये गोरखपुर में हुई थी, और ये लखनऊ, ये पूरा जो एरिया उत्तर प्रदेश का, यहाँ पे कहीं पर भी इसमें लखनऊ, ये गोरखपुर दर्शा दो। उसके बाद देखिए और ये जो यहाँ पे वो स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने किसान सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, तो ये चीज़ें आपको लिख देनी, जैसे बिहार, और ये उत्तर प्रदेश से सटा हुआ एरिया बिहार है, और इसी में चंपारण लिख दो, ये क्वेश्चन हमेशा आता है चंपारण वाला, ठीक है। अब कोई नदी आ गई कि कोई गंगा नदी लिखना है कोई, तो ये उत्तर प्रदेश में वाराणसी है। अब आपको इसी में आपको ऐसे नदी का चिन्ह बना देना है, पेपर में दिया है ऐसे, यहाँ पे नदी की चिन्ह दिया है ना, बस आपको ऐसे नदी की चिन्ह बना देना, उत्तर प्रदेश में कहीं भी वो मान्य हो जाता है आपका। तो बस यही सब क्वेश्चन होते हैं, बाकी ये सभी चीजें हैं इस तरीके से आपको, यानी छोड़ना क्वेश्चन को नहीं है, आपको जो भी चीजें याद है, आप लोग को कोई भी यानी लखनऊ वगैरह याद है, असम याद है, कुछ भी याद है, उसको आपको नीले पेन से जैसे हम यहाँ पे भरे वैसे भर देना है, ठीक है। बस छोड़ना नहीं, सादे पेज नहीं छोड़ना है, कुछ भी लिख दोगे। 5 यहाँ पे 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में कुछ भी यहाँ पे लिख दोगे ना, अपने हिसाब से भी कुछ लिख दोगे, अगर आप लोग लिखते हो जो तरीका हम बताए तो आपको नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्या ट्रिक लगानी है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ट्रिक क्या है,
जैसे देखिए आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो उसमें सबसे पहले यही ट्रिक है कि आपको ए और सी ऑप्शन को सबसे पहले टिक लगानी है। यानी अगर कुछ नहीं आ रहा है पेपर में, 20 क्वेश्चन दिया है तो किसी ऑप्शन में ए मान टिक लगा लो, किसी में सी, ए किसी में सी, इस तरीके से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में टिक लगा दो, जिसमें से 20 क्वेश्चन में से आप सभी का जो है यानी 10 क्वेश्चन भी सही हो जाता है। तो बिना पढ़े ये सही हो रहा है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। और बाकी अब तक हमने जितना भी देखा ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास में या और ये चीज़ें, ठीक है, वो ए और सी ऑप्शन ज़्यादा 99% ए और सी ऑप्शन सही होता है। तो ये हम आपको बता दें, ए और सी कुछ नहीं आता तो ए और सी ऑप्शन को चुनना है। इसके अलावा आपके सामाजिक विज्ञान में बहुत ज़्यादा ये ट्रिक आता है कि ऐसे कोई क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें ऑप्शन रहेगा इस तरीके से ए, बी, सी और डी ऐसे ऑप्शन रहेगा, ठीक है। उसमें से एक ऑप्शन रहेगा कि ए वो बी दोनों, तो आपको इस वाले ऑप्शन को चुनना है, सही हो जाएगा आपका 100%। ये वाला ट्रिक काम आता है। उसके बाद कोई क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, उसका ऐसे कोई 4 ऑप्शन दिया हुआ है ए, बी, सी, डी, उसमें से कोई एक ऑप्शन है कि ये सभी, तो आपको ये वाला भी ऑप्शन चुनना है या उपयुक्त सभी, ये सबसे ज़्यादा सही होते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिक आपको अपना लेनी है। अगर ए, बी और सी आ जाए तो वो भी ऑप्शन आपको चुन लेना है, ठीक है। तो ये सभी ट्रिक आपको लगा लेना है। अगर ऐसे आप लोग लगाते हो तो हम आपको बता दें कि अगर आपका 70 नंबर का पूरा सामाजिक विज्ञान का पेपर है, ठीक है, तो आप सभी को हम बता दें कि बिना कुछ पढ़े, बिना याद किए, हमारे मात्र इस ट्रिक से आप सभी का 50 से 55 नंबर तो बहुत ही आसान तरीके से आ सकता है। और अगर इतना नंबर आ गया तो आप लोग पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर लाओगे और इन सभी ट्रिक को लगाइएगा, 100% पास हो जाओगे। बाकी हमारे चैनल के अलावा किसी की भी ट्रिक नहीं लगानी है, सिर्फ हमारा जो चैनल का ट्रिक है वही 100% काम करता है। तो आप लोग लगा लीजिएगा। बाकी हमारे चैनल पे सभी जो है मानचित्र सामाजिक विज्ञान की संपूर्ण तैयारी करा दी गई है। आप लोग चैनल पे विजिट करके वायरल पेपर, मानचित्र कैसे भरे, सभी चीज़ों को देख लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको हमारे चैनल पे ऑल सब्जेक्ट में इसी तरीके से पास होने की ट्रिक हम बनाते हैं और उससे हर साल बच्चे पास भी होते हैं। तो आप लोग ज़रूर चैनल पे विजिट करके देखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट ज़रूर कीजिए और वायरल पेपर के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी PDF के लिए, ठीक है। थैंक यू।